हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में हमने क्या शुरू किया है, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से टिश्यू सिस्टम थे? टिश्यू सिस्टम में पहला हमने देखा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड था वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कि ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है क्या। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने लिखा है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग को फॉर्म करने का काम कर रहा है। किसे बना रहा है? आउटर मोस्ट कवरिंग को। ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज के अंदर प्लांट्स में बाहर की तरफ क्या बनता है? एपिडर्मिस बन रही है, इससे ही आउटर मोस्ट कवरिंग कहा है। किसे? प्लांट्स में बनने वाली एपिडर्मल सेल्स को आउटर मोस्ट कवरिंग कहा। तो एपिडर्मल सेल्स को आउटर मोस्ट कवरिंग कह रहे हैं, तो हम इसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्यों कहा? इसे केवल एपिडर्मल टिश्यू भी कह सकते थे। माना कि बहुत सारे सेल्स, मास ऑफ सेल्स हैं, इसलिए एपिडर्मल टिश्यू कहा। लेकिन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्यों कह रहे हैं? केवल एपिडर्मल टिश्यू क्यों नहीं कह दिया? एपिडर्मल टिश्यू इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एपिडर्मिस में कुछ एपेंडिजेस भी निकली हुई होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स भी निकली होती हैं। जैसे कि रूट्स के अंदर क्या निकला होते हैं? रूट हेयर्स निकले होते हैं। और इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होती है, जैसे कि लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होता है। लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं। इस वजह से इन्हें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू नहीं कहा। एपिडर्मल टिश्यू क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके अंदर एपिडर्मल सेल्स के अलावा कुछ एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स भी होंगी। कैसे एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स? जैसे कि लीफ के अंदर स्टोमेटा और कुछ एपेंडिजेस भी होती हैं। एपेंडिजेस उभार निकले हुए होते हैं। इन्हें एपेंडिजेस है क्या? जैसे कि रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? रूट की एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकले हुए होंगे। और स्टेम की एपिडर्मिस से ट्राइकोम्स निकले हुए होते हैं। इन सब की स्टडी को इंक्लूड कर रहे हैं, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सभी आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें एपिडर्मल टिश्यू न कहकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा गया। समझ आया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्यों कहा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर हम एपिडर्मिस सेल्स के अलावा इनमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और इनसे निकलने वाली एपेंडिजेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मल सेल्स क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स क्या हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे, एपेंडिजेस क्या हैं। एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोमेटा और एपिडर्मल एपेंडिजेस क्या है? एपिडर्मिस से निकले हुए उभार, जैसे कि लीफ के रूट के अंदर रूट हेयर्स। स्टेम के अंदर क्या निकलते हैं? ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स होते क्या हैं? ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि स्टेम की एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकलते हैं। एपिडर्मल सेल्स पे चलते हैं। सबसे पहले कि ये एपिडर्मिस की सेल्स होती कैसी हैं? आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एपिडर्मिस की सेल्स क्या है? स्ट्रक्चर्स कैसी हैं इनकी? सिंगल लेयर होती है। क्या? सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर प्रेजेंट होंगी, इसलिए कहा गया कि एपिडर्मिस की सेल्स जो होंगी वो सिंगल लेयर होंगी। लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी? सेल्स जो हैं वो लिविंग है, इसलिए कह रहे हैं लिविंग सेल्स होती है। और लिविंग सेल्स है तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। लिविंग सेल्स है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने लिखा है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म क्या है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को समझने के लिए एक डायग्राम देखेंगे हम। ये एक कोई पर्टिकुलर सेल है। क्या? एक प्लांट की कोई सेल है। इस सेल के अंदर सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? वैक्यूल्स।
वैक्यूल है क्या? वैक्यूल रिक्तिका जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत लार्ज होती है। कैसी? लार्ज वैक्यूल होती है। लार्ज वैक्यूल से क्या मतलब हुआ? साइज में जो रिक्तिका है वो बड़ी होगी। यदि ये लार्ज होगी तो मोस्ट ऑफ पार्ट इसी ने कवर कर लिया है। किसने? वैक्यूल ने। तो इनमें प्रेजेंट साइटोप्लाज्म जो होगा वो पेरीफेरी की तरफ मूव कर जाएगा या परिधि की तरफ जाके एकत्रित हो जाएगा। इसी कंडीशन को कह रहे हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्या कहा हमने? सिंगल लेयर होती है, ठीक है, एक ही लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की। लिविंग सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस। लिविंग सेल्स हैं तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। पेरीफेरी की तरफ या परिधि की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसलिए इसे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कहा। और क्या होती हैं? इनकी सेल्स जो हैं वो इलोंगिएटेड होती हैं। सेल्स इलोंगिएटेड होती हैं, लंबी होती हैं। और क्या कहा आगे? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। सेल्स इलोंगिएटेड है, ठीक है, कुछ लंबी सेल्स है। कॉम्पैक्टली अरेंज का क्या मतलब है? एक दूसरे से पास में कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल है, सिंगल लेयर है, लिविंग सेल्स है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और क्या फीचर्स होते हैं सेल्स की? इन सेल्स के कुछ पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं। कैसे? क्या जुड़ा हुआ रहता है? जैसे कि इनमें हमने लिखा है इंटरप्टेड बाय द एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर से इंटरप्टेड होती हैं। क्या क्या हो सकते हैं इनके अंदर? स्टोमेटा हो सकते हैं, ट्राइकोम्स हो सकते हैं और रूट हेयर हो सकते हैं। तो एपिडर्मिस को समझने के लिए हम देखेंगे कि रूट की एपिडर्मिस कैसी है, स्टेम की एपिडर्मिस कैसी है और लीव की एपिडर्मिस कैसी होती है। सबसे पहले हम लीफ की एपिडर्मिस को अरेंज कर लेंगे। सेल्स होती कैसी हैं? हमने कहा सेल्स जो है वो इलोंगिएटेड है, ठीक है, कुछ इलोंगिएटेड सेल्स बना दी। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स बना दी, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स है तो क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। फिर हमने कहा इनमें एपिडर्मिस में कुछ एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। कैसे एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स? इनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है एपिडर्मल स्ट्रक्चर के नाम पे? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा होते क्या हैं? लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या काम कर रही है? ट्रांसपायरेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर का बाहर की तरफ लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है, जिसे हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये किसकी एपिडर्मिस बनाई है हमने? ये लीफ की एपिडर्मिस बनाई है। यहाँ हमने कहा था एपिडर्मल सेल्स होती कैसी हैं? सेल्स जो होंगी इलोंगिएटेड है, ठीक है, थोड़ी लंबी सेल्स बना दी और कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे के चिपकी हुई है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, जैसे इसमें लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और क्या कहा था हमने? सिंगल लेयर होती है, केवल एक ही लेयर बनाई है, इसके नीचे ग्राउंड टिश्यू आएगा। एपिडर्मल सिंगल लेयर होती है। ये किसकी हो गई स्ट्रक्चर? ये हुई लीफ की स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि रूट की स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर? लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्या है? रूट हेयर्स। क्या निकल रहे हैं लीव से? रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं। क्या काम करते हैं ये रूट हेयर्स? ये रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। लिविंग सेल्स है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। क्यों? लिविंग सेल्स है इसलिए।
स्टेम की सेल रूट के अंदर क्या निकले हुए हैं? रूट के अंदर रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं। काम क्या कर रहे हैं ये रूट हेयर? रूट हेयर्स जो हैं सोइल से वाटर को अब्जॉर्व करने का काम करते हैं। थर्ड टाइप एक और एपिडर्मिस के बारे में देखें। प्लांट में स्टेम भी प्रेजेंट होता है। तो स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है? स्टेम की एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, elongated सेल्स हैं, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लिविंग सेल्स, सिंगल लेयर। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लीव्स के अंदर क्या था? स्टोमेटा। रूट के अंदर क्या थे? ट्राइकोम्स। स्टेम में क्या होते हैं? रूट के अंदर क्या थे? रूट हेयर्स। स्टेम के अंदर क्या होते हैं? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स है क्या? ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम से निकलते हैं, और ये है ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। जब हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो हमने ट्राइकोम पढ़ा था। ट्राइकोम क्या था? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स था, कुछ सिक्रेट करने का, बाहर की तरफ कुछ सिक्रेट करने का काम कर रहा था। ब्रांच हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ट्राइकोम्स के अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसकी सेल्स बनाई है हमने? ये हमने बनाई है स्टेम की सेल्स। स्टेम्स की एपिडर्मल सेल्स का एक और स्पेशल फीचर होता है। कैसा स्पेशल फीचर? स्टेम की एपिडर्मल सेल्स के बाहर की तरफ वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। क्या? बाहर की तरफ थिक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। क्या बनाया है ये ब्लैक कलर से? वैक्सी कोटिंग, जो कि स्टेम की एपिडर्मिस को कवर करके रखने का काम कर रही है। ये वैक्सी कोटिंग होती क्या है? क्यूटिकल को वैक्सी कोटिंग कहा जाता है। किसे? क्यूटिकल को। तो स्टेम की एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट होती है? इसका मेन रीज़न ये है कि स्टेम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत स्टेम को क्यों है, रूट को क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा प्लांट में एरियल पार्ट कौन सा है प्लांट का? स्टेम्स, लीव्स, जो कि वायु में प्रेजेंट है। ईयर बाहर की तरफ प्रेजेंट है। रूट्स क्या है? अंडरग्राउंड है, वो तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। यदि स्टेम को कुछ प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड की जाए तो होगा क्या? यदि यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर ना प्रेजेंट हो तो स्टेम से, लीव्स से, प्लांट के एरियल पार्ट से ट्रांसपायरेशन होने लगेगा। ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यूटिकल कर क्या रही है? ये क्यूटिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है? क्यूटिकल प्रोटेक्ट कर रही है वाटर लॉस को। लीव्स की सरफेस पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, स्टेम के ऊपर भी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्या काम कर रही है? पानी बाहर की तरफ कम जाए या फिर वाटर का लॉस कम हो, इससे प्रिवेंट करने का काम करती है। और सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा स्टेम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि कुछ हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई काऊ, रैबिट, वो आके किसे फीड करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं भैया पहले रूट को खा लेते हैं फिर स्टेम को खाएंगे। सबसे पहले वो स्टेम की लीव्स को, ब्रांचेस को खाना शुरू करेंगे। तो कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है? शूट पार्ट डैमेज हो रहा है। रूट पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत तेज़ टेम्परेचर आ रहा है, बहुत तेज़ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा? शूट सिस्टम पे। बहुत तेज़ बारिश तो भी शूट सिस्टम पे। बहुत आंधी तूफान, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा हो तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? तो वो भी स्टेम को, शूट सिस्टम को प्रभावित कर रही है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? शूट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। शूट के अंदर है क्या? लीव्स, स्टेम्स, ये ब्रांचिंग, इन सबको शूट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की या वैक्सी कोटिंग होती है।
ये वैक्सी कोटिंग थी क्या, काम क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी किसके अगेंस्ट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि वाटर का लॉस कम हो, लाइट के अगेंस्ट, टेम्परेचर के अगेंस्ट, रेनफॉल के अगेंस्ट, ताकि प्लांट को डायरेक्ट डैमेज ना हो, इससे बचाने के लिए काम कर रही थी। सबसे थिकेस्ट क्यूटिकल की लेयर कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, थिकेस्ट क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो ज़ीरोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। किनमें, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। ज़ीरोफाइट्स है क्या, डिज़र्ट प्लांट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कह रहे हैं। इनके अंदर क्या है, थिकेस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है सबसे मोटी या थिकेस्ट क्यूटिकल की लेयर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का इन्वायरमेंट कैसा है, हॉट एंड ड्राई, वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज़्यादा, मिट्टी के अंदर पानी बहुत कम, तो प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो अपने ऊपर क्यूटिकल की लेयर, बहुत थिक क्यूटिकल की लेयर बना लेता है, जिससे होगा क्या, रेडिएशंस आएंगी, रेडिएशंस, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर है, तो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके फिर से चली जाएगी, तो प्लांट के अंदर वाटर का लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, किस चीज़ के एक्सेप्शंस, साइंस के अंदर जहाँ भी एक्सेप्शंस का नाम आ जाए तो हमें उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर इनको बार बार पूछा जाता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कौन से एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, कितनी दफ़ा हमने कहा एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, लीव्स के अंदर देखा एपिडर्मिस सिंगल लेयर, रूट के अंदर एपिडर्मिस सिंगल लेयर, स्टेम में भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिनमें एपिडर्मिस जो है वो 2 या 2 से अधिक लेयर की प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। किनके अंदर मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, मोरेसी फैमिली के फाइकस प्लांट के अंदर मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और एपोसाइनेसी में नीरियम कनेर के अंदर एपिडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, और पाइपरेसी के अंदर पेपरोमिया में 14 से 15 लेयर की एपिडर्मिस होती है, जिसमें पाइपरेसी फैमिली के पेपरोमिया प्लांट में 14 से 15 लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। हमने यहाँ कहा था कि इन सेल्स की स्ट्रक्चर्स कैसी थी, सिंगल लेयर थी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि फाइकस, नीरियम, पेपरोमिया में 14 से 15 लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। क्या पढ़ा है आज हमने देखा कि ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आउटर मोस्ट कवरिंग को पढ़ना है, आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, तो फिर इसे एपिडर्मिस टिश्यू क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसके साथ साथ में हम एपिडर्मल सेल्स के साथ साथ में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ एपिडर्मल एपेंडिसेस के बारे में, इसलिए इसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा, ना कि एपिडर्मल टिश्यू। फिर हमने देखा कि इन एपिडर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, हमने कहा सिंगल लेयर है, क्या सिंगल लेयर होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, लिविंग सेल्स होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज का क्या मतलब है, एक दूसरे से बहुत पास में स्थित होगी, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इलोंगिएटेड सेल्स हो सकती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थी, लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स है तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। फिर हमने कहा साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। फिर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म क्या था, एक सेल्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज साइज की वैक्यूल है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म परिधि की तरफ चला जाता है, इसे ही पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कहा। फिर हमने देखा कि लीफ की एपिडर्मिस सिंगल लेयर बनाई थी, जिसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। फिर हमने रूट के बारे में डिस्कस किया। रूट क्या होते हैं, रूट के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स काम क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। फिर स्टेम के बारे में देखा, स्टेम का क्या पढ़ा हमने, स्टेम के अंदर
सिंगल लेयर सेल्स, इलोंगिएटेड सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, लिविंग सेल्स हैं। इनमें ट्राइकोम्स निकले हुए होते हैं। क्या है? ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम की एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकलते हैं और कुछ सिक्रेशन का काम करते हैं। जब हमने सिक्रेटरी टिश्यू में ट्राइकोम्स के बारे में इसको डिटेल में पढ़ लिया है और हमने देखा कि स्टेम में बाहर की तरफ क्यूटिकल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल या फिर वैक्सी कोटिंग क्या थी, काम क्या कर रही थी, प्रेजेंट ही क्यों है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। किससे प्रोटेक्ट कर रही थी? कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे कि ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस कम हो, उससे प्रोटेक्ट कर रही थी। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसे है? स्टेम पार्ट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि बारिश, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा लाइट कंडीशंस, तूफान, आंधी सब किस पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं? डायरेक्ट स्टेम पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स भी आकर, हर्बीवोर्स भी स्टेम पार्ट को, लीव्स को खाने का काम करते हैं, रूट्स को नहीं खाते हैं। इसलिए रूट्स के अंदर क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर रूट के अंदर एब्सेंट होती है। और प्रोटेक्शन के अलावा भी एक और काम है कि रूट के अंदर ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं है। क्या? रूट को क्या करना है? रूट को वाटर को एब्जॉर्ब करना है। जबकि यहाँ पे हमने लिखा कि क्यूटिकल जो है वो वाटर को लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर के लिए इनपर्मिएबल होती है, वाटर को बाहर की तरफ नहीं जाने देती। जबकि रूट का तो काम ही यही है कि उसे पानी चाहिए, भाई पानी को एब्जॉर्ब करना है, प्लांट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि रूट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर हो गई तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे प्लांट डेड हो जाएगा। इसलिए इसे प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वाटर को इसको एब्जॉर्ब करना है, इसलिए इसमें वाटर लॉस का कोई डर नहीं है। अतः रूट के अंदर क्या है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।